नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राकेश सिंह भदौरिया। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं सीआरपीसी की लेक्चर सीरीज की। हमारी जो सीरीज है वो थ्योरेटिकल के साथ में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर भी रहेगी। चूंकि मैं अधिवक्ता हूं और हाईकोर्ट में प्रयासरत हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि सीआरपीसी को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आपके सामने रख पाऊं और किस तरह से सीआरपीसी का यूज होता है कोर्ट में आपको समझा पाऊं और हम उसको डिस्कस कर सकें। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो से आप अपडेटेड रहें। विधि के छात्रों के लिए सीआरपीसी को थ्योरेटिकल के साथ में प्रैक्टिकल पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। जब वो कोर्ट में जाते हैं तो वो सीआरपीसी का प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। और जो स्टूडेंट सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंटरव्यू और मेंस दोनों के लिए सीआरपीसी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि इंटरव्यू में हाईकोर्ट के जजेस इंटरव्यू लेते हैं। विधि को दो तरह से विभाजित किया गया है, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। मौलिक विधियां वो होती हैं जहां ऑफेंस को डिफाइन किया जाता है और ऐसा करने या न करने पे कोई ऑफेंस क्रिएट होगा, मात्र ये बताया जाता है। और प्रोसीजर लॉ में बताया जाता है कि इसको ऑफेंस को प्रोसिक्यूट कैसे किया जाएगा, इसकी प्रोसीजर क्या होगी। एग्जाम्पल के लिए समझें तो एनडीपीएस, सेक्शन 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आईपीसी की कोई भी धारा ऑफेंस को डिफाइन करती है कि ऐसा करने पे ये सजा होगी। और सीआरपीसी बताती है कि इस सजा की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। एफआईआर से लेके एक्विटल तक, कंप्लेंट से लेके कन्विक्शन तक सब चीज आपको मिलेगी सीआरपीसी में कि इनकी प्रोसीजर्स क्या है। आइए जानते हैं क्राइम क्या होता है। अगर डिक्शनरी मीनिंग समझे तो एनी एक्ट और ओमिशन विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस एंड इज पनिशेबल बाय लॉ इज अ क्राइम। कुछ करने से या ना करने से अगर अपराध बनता है और जिसकी सजा दी गई है किसी कानून में तो वह अपराध है। कोई ऐसा कृत्य जो कानून में मना है उसे करने से क्राइम बनता है, ये हम सब जानते हैं। ना करने से भी क्राइम बनता है, जी हाँ। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स आपको भरना था, आपने नहीं भरा, अब ये बन गया एक क्राइम। सीआरपीसी के संक्षिप्त इतिहास को देखें तो भारत में प्रथम बार 1898 में सीआरपीसी का निर्माण किया गया था। भारत में यह सीआरपीसी कश्मीर, नागालैंड और असम को छोड़कर सभी जगह लागू थी और इसी के तहत दंड का प्रावधान किया जाता था। भारत आजाद हुआ और मांग उठी नई दंड प्रक्रिया संहिता की। 1973 में 1898 की सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया गया। यह बात फिर से दोहराता हूं कि 1898 की सीआरपीसी को रिप्लेस करके 1973 की सीआरपीसी को लाया गया है, जो भारत में 1 अप्रैल 1974 से प्रवृत्त हुई। इस संहिता में 37 अध्याय, 484 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं, 37 चैप्टर्स, 484 सेक्शंस एंड 2 शेड्यूल्स। भारत में आज दिनांक तक सीआरपीसी में 19 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है 1973 से। इन अमेंडमेंट्स को हम एक अलग वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। हम इसको समझेंगे सिविल जज के प्रोस्पेक्ट से। हमारे इस सीरीज में हम सीआरपीसी को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, परंतु सीआरपीसी को पढ़ने से पूर्व सबसे पहले हम समझते हैं इसके सिद्धांतों के बारे में। सीआरपीसी के मुख्य उद्देश्य क्या है। दंड प्रक्रिया संहिता का मुख्य उद्देश्य न्यायिक कार्यवाहियों में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखना, विलंब को टालना और प्रक्रिया को सरल बनाना रहा है। भारतीय संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता को समवर्तीय सूची में शामिल किया गया है। ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, इसीलिए स्टेट्स इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। आइए संक्षिप्त में जानते हैं सीआरपीसी के सभी 37 अध्यायों के बारे में। अध्याय 1, प्रारंभिक। इस अध्याय के अंतर्गत सीआरपीसी का संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, परिभाषाएं और भारतीय दंड संहिता के अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण किया जाएगा, ये सब बताया गया है। अध्याय 2, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। इसी अध्याय के अंतर्गत क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को बताया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे अपॉइंट होगा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे अपॉइंट होगा, ये सभी इसी अध्याय के अंतर्गत बताया गया है। चैप्टर 3, पावर्स ऑफ कोर्ट। इस अध्याय के अंतर्गत कोर्ट के पावर के बारे में बताया गया है कि दंडादेश कौन सा मजिस्ट्रेट सुनाएगा, कौन से कोर्ट के सामने कौन सा प्रकरण जाएगा। मर्डर का केस है तो वो सेशन न्यायालय में जाएगा या जेएमएफसी के पास जाएगा। ये सब बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। अध्याय 4, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां व मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। चैप्टर 5, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। इस अध्याय के अंतर्गत गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया को बताया गया है, किस तरह व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, कौन व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तारी के बाद क्या होगा, ये सभी इस चैप्टर में बताया गया है। अध्याय 6, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। इस अध्याय को 4 भागों में बांटा गया है। ए, समन्स, बी, वारंट ऑफ अरेस्ट, सी, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट एंड डी, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। अध्याय 7, चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। चैप्टर 7, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। इसी अध्याय के अंतर्गत यह बताया गया है कि पुलिस किसी व्यक्ति को थाने बुलवा सकती है डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, या वह किसी व्यक्ति के घर में जाकर सर्च और सीजर कर सकती है। चैप्टर 7A, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर किसी की प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होगी, वह इस चैप्टर में बताया गया है।
अध्याय 8 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। शांति बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी और दंडाधिकारी को जो शक्तियां प्रदान की जाती हैं वह इसी अध्याय के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं। अध्याय 9 पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। धारा 125 भरण पोषण के बारे में आपने सुना ही होगा, वह इसी अध्याय के अंदर आता है सीआरपीसी के। अध्याय 10 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। धारा 144 आपने सुना होगा, वह इसी अध्याय के अंतर्गत आता है। अध्याय 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। अध्याय 12 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, संपूर्ण प्रक्रिया इस अध्याय के अंतर्गत बताई गई है। अध्याय 13 जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी ट्रायल में किस कोर्ट के सामने कौन सा ट्रायल चलेगा, ये बताया गया है इस चैप्टर में। अध्याय 14 कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। अध्याय 15 कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। कई बार पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो धारा 200 में हम कंप्लेंट फाइल करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। ये पूरी प्रोसेस आप किस तरह से मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट किसी कंप्लेंट का कॉग्निजेंस खुद कैसे ले सकते हैं और ट्रायल कर सकते हैं, वो बताया गया है इस चैप्टर में। अध्याय 16 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट। अध्याय 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ज कैसे फ्रेम होते हैं, चार्ज के कंटेंट्स क्या रहेंगे और चार्ज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, वह बताया गया है इस चैप्टर में। अध्याय 18 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। आईपीसी में जब भी हम किसी धारा को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि ये ट्रायबल बाय सेशन है या ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है। अगर एग्जांपल के लिए हम समझें, सेक्शन 420 आईपीसी चीटिंग को डिफाइन करता है और ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट, उसका ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है और मर्डर का ट्रायल होता है सेशन न्यायालय के समक्ष। चैप्टर 19 ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। अध्याय 20 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। अध्याय 21 समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण। ट्रायल की प्रोसेस काफी लंबी होती है, इसीलिए सीआरपीसी में समरी ट्रायल की प्रोसेस को रखा गया है चैप्टर 21 में। अध्याय 21 का प्लिया बार्गेनिंग, सौदा अविवाक। अध्याय 22 अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स, कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। अध्याय 23 जांचों और विचारणों में साक्ष्य, एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, एविडेंस कैसे लिए जाएंगे, सभी इस चैप्टर में बताया गया है। अध्याय 24 जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। चैप्टर 25 प्रोविजन एज टू एक्यूज पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है तो उसका ट्रायल कैसे किया जाएगा और उनके लिए किस तरह की प्रोसेस इन्वॉल्व होगी, वह बताया गया है इस चैप्टर में। अध्याय 26 प्रोविजंस एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अध्याय 27 जजमेंट, निर्णय किस प्रकार से दिया जाएगा, विक्टिम का क्या रोल रहेगा निर्णय में, कॉपी जजमेंट की किस तरह से दी जाएगी, ये सभी बताया गया है इस चैप्टर में। अध्याय 28 मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश सुना दिया गया है, डेथ पेनल्टी दी गई है, तो उसकी पूरी प्रोसेस को अध्याय 28 में बताया गया है। अध्याय 29 अपील्स, अपील कैसे की जाएगी किसी जजमेंट के खिलाफ या जजमेंट के अगेंस्ट में, वह बताया गया है इस चैप्टर में। अध्याय 30 रेफरेंस एंड रिवीजन, रेफरेंस और रिवीजन कोड कौन होंगी, किस तरह से रिवीजन किया जाएगा, वह बताया गया है इस चैप्टर में। अध्याय 31 आपराधिक मामलों का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। अध्याय 32 एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। अगर मान लीजिए कोई जजमेंट पास हो गया है तो उसको किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा, वह बताया गया है इस चैप्टर में। चैप्टर 33 प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, बेल्स एंड बॉन्ड के प्रोसीजर को अध्याय 33 चैप्टर 33 में बताया गया है। अध्याय 34 संपत्ति का व्यखन, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अध्याय 35 अनियमित कार्रवाइयां, इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स। चैप्टर 36 अध्याय 36 लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। अगर कोई अपराध लिमिटेशन के बाहर है तो उसका संज्ञान न लिया जाए, इन सब चीजों को बताया गया है इस चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीआरपीसी के प्रारंभिक चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे और जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं आज दिनांक तक सीआरपीसी में, उनको भी हम सेक्शन वाइज पढ़ते रहेंगे हमारे वीडियोस में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को और कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा है। धन्यवाद।